26 साल का नौजवान जो अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए पहलगाम की घाटी में गया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो नौजवान कभी वापस नहीं आएगा। शादी के बाद शहीद तक का जो सफर था वो आज लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। सभी के आंखों में आंसू हैं, दर्द है, गुस्सा है, मगर करे तो करे क्या। सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन आम लोग, वो परिवार जो दर्द से भरा हुआ है, जो जिसकी पीड़ा असहनीय है, वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कभी तो उसके बेटे के बलिदान का बदला निकलेगा, कभी तो उसे वो सम्मान मिलेगा जो उसे वो मिलना चाहिए। आज चर्चा उसी बेटे पर करने वाली हूँ, उस देश के बेटे पर जो इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए ही रहा। मैं हूं अंकिता मिश्रा, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप, और मेरे साथ आज मेरी जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। आज इन सभी से अलग अलग तरीकों से बात करेंगे, उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, वो दर्दनाक कहानी जिसमें विनय नरवाल हैं, जिसमें हिमांशी नरवाल हैं, जिसमें वो पिता है जो अपने बेटे की राह तक रहा था कि वो कब घर पर आएगा। इसमें वो माँ है जो बस दर्द पीड़ा से भरी हुई है। विनय नरवाल के घर पर नेता से लेकर के आम जनता के तांते लग रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके पिता का तो सिर्फ यही कहना है कि बेटा तो चला गया और अब उनके पास बचा क्या है। जो पत्नी हिमांशी है वो ये कह रही हैं कि उन्हें सबसे बड़ा ऑनर मिलना चाहिए, सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। हिमांशी का एक वीडियो सामने आया था कि वो पूछना चाहती थी आतंकवादियों से उनका कसूर क्या था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील कर रही थी कि आप उन आतंकवादियों को मारिए जरूर, लेकिन सबसे पहले मुझे उनसे मिलवा जरूर दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन उन्होंने क्या किया था, क्या दोष था उनका, क्यों उनके पति को और तमाम उन 28 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए उनकी गोलियों ने सुला दिया। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है। नाजमीन, एक ऐसा दर्दनाक मंजर, एक जहां लोग घूमने आए थे, पर्यटक घूमने आए थे, और महज 6 दिन की शादी। 26 साल की उम्र में तो कई लोग शादी भी नहीं करते हैं, लेकिन एक लड़का जो 26 साल की उम्र में शादी करता है, अपने परिवार वालों से मिल करके फिर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने जाता है, कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा वो। देखिए, दर्दनाक तो उन तमाम परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा होगा जहां आप 28 लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें ये तक नहीं मालूम था कि कुछ घंटे निकाल कर, कुछ पैसे बचाकर कहाँ छुट्टियों के लिए वो पहलगाम में आए थे, बेसरन घाटी में, जहां खुशी के पल बिता रहे थे। कुछ लोगों के साथ पूरा परिवार था, कुछ अपना हनीमून मनाने आए थे। जैसे विनय नरवाल की आप बात कर रहे हैं, विनय नरवाल की बात करें, उनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे उस घटना के साथ अगर हम देखें तो। इसके बाद देखा जाए तो जिस तरह से गोली लगी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ माहौल इस तरीके का नजर आया था कि सिर्फ पूछा जा रहा था कि आपको कलमा पढ़ना आता है, पूछा जा रहा था कि आपका नाम क्या है, पूछा जा रहा था आपका धर्म क्या है। जहां पता चलता है कि वो मुस्लिम धर्म से नहीं है या हिंदू धर्म से हैं, उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन जब घटना की पूरी जानकारी सामने आई तो ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले एक युवक को भी गोली लगी थी। वो मुस्लिम थे, उन्हें गोली लगी थी। कई बचाने वाले वहां पर थे, उन्हें गोली लगी थी, और कई अन्य राज्यों से आए थे घूमने के लिए, उन्हें गोलियां लगी थी। हर धर्म से थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया गया, लेकिन ये माहौल ऐसा बनाया गया। लेकिन इस बीच में सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार आतंकी हमला होता है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या थे। बात करें तो हम यहाँ खुद विनय की पत्नी ये बताती हैं कि करीबन जब उन्हें गोली लगी थी तो पीछे से एक युवक ने उन्हें गोली मारी थी जी। और उस युवक से उनकी पत्नी ने कई सवाल जवाब भी किए थे, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही वहां से भाग जाता है। ये भी पता चला कि जब गोली लगी थी तो विनय वहां पर लगभग
1 घंटे तक तड़पता रहा, जी। यानी कि वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। हाँ। तो सवाल ये बन जाता है कि जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जान बची नहीं, क्योंकि लापरवाही वहां पर नजर आई। और इसी लापरवाही का खामियाजा अब विनय का पूरा परिवार भुगत रहा है। जो सरकार ने ऐलान किया है 50 लाख रुपए के मुआवजे का, क्या खामियाजा है ये? किस तरीके की स्थिति हम देश के अंदर देख रहे हैं कि अगर कोई इंसान मरता है उसे आप सिर्फ मुआवजा दे देते हैं। वो तो एक आर्मी ऑफिसर था, एक नेवी ऑफिसर। क्या किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं? मेरे साथ मेरी और भी सहयोगी, इनसे भी बात करेंगे। जो पिता हैं उनका कहना था कि जो बेटा था उन्हें एनओसी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें एनओसी चाहिए होती है जो आर्मी ऑफिसर्स को विदेश जाना होता है छुट्टी के लिए, स्विट्जरलैंड जाने की चाह रखते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें कश्मीर घाटी में जाना पड़ा। मनीषा, अगर कोई आपको जो मंजर आपने देखा पूरी तरीके से कि 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया, कैसे देखती हैं उस मुआवजे को? मुआवजा सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक परिवार के लिए सांत्वना भर सब कुछ सही है, क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए? अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। अंकिता, जैसा कि आपने कहा कि उस पूरे परिवार को मुआवजा मिला है 50 लाख का, पर मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ये मुआवजा काफी नहीं है उस परिवार के लिए जिसने अपना बेटा खो दिया। वो बेटा कभी नहीं लौटेगा उस परिवार का, उस पत्नी को वो पति नहीं दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि अब पैसों के अमाउंट से हम ये नहीं जान सकते कि वो दुख कितना ज्यादा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, शुभम द्विवेदी के परिवार को तो वो मुआवजा भी नहीं मिला। उसकी पत्नी आशियाना द्विवेदी इतना ज्यादा परेशान, दुखी, और वो अपनी सारी बातें भी शेयर करती है, बताती है मीडिया से कि उनके साथ क्या हुआ था। सबसे पहले गोली शुभम द्विवेदी को लगी थी और उनसे पूछा गया था पहला सवाल, क्या आप मुसलमान हैं, आपको कलमा पढ़ना आता है? जब उन्होंने कहा नहीं, तो उन्हें गोली मार दी गई। और ये भी बताया गया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मदद मांगने की कोशिश करी, पर वहां कोई भी मदद उन्हें किसी भी प्रकार की नहीं मिली। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी कि अगर ये अमाउंट के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि उस परिवार को वो संतुष्टि मिल जाएगी, या वो परिवार लगेगा कि उसका दुख कम हो गया, तो वो दुख तो कभी भी कम नहीं होगा, उस दुख की कोई भरपाई नहीं। बिल्कुल। और ये भूमि, अगर मैं बात करूं, इसमें 1.5 घंटे तक का जो वक्त है वो लगा था कि 1.5 घंटे परिवार की जान, जो विनय नरवाल की जान बचाई जा सकती थी। जी, क्या लग रहा है 1.5 घंटे का जो एक पूरा मार्जिन है, ना पुलिस वहां पहुंचती है, ना सेना वहां पहुंचती है, सिर्फ विनय नरवाल की जो पत्नी है मदद मांग रही है कि भाई कोई मदद कर दिया जाए। कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को आप? अंकिता, देखिए, बिल्कुल आपने ये चीज सही बोली थी कि वहाँ 1.5 घंटे का इन्हें समय लगा, वहाँ कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई थी, और लोगों से उनका धर्म पूछ के मारा गया, उन्हें कलमा आता है कि नहीं आता ये पूछ के मारा गया। हम बिल्कुल एक तरफा इसे नहीं देख सकते। इसमें 3 जो एंगल निकल के आते हैं। एक आता है रिलीजन का, जिसमें बोला गया है कि कलमा उसको करके मारा था कि जिनको कलमा नहीं आता सुनाइए तो जी। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट की भी इसमें गलती थी कि जब वहां पर ये हुआ तो वहां पे सैनिक बल तैनात क्यों नहीं थे? इतना गोलीबारी हुई, इतना सब हुआ, और वहां कोई आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। और बाद में एक और एंगल जो निकल के आ रहा है कि इसमें अब मुआवजा दिया जा रहा है, तो मुआवजे से हम नहीं देख सकते कि अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता। जितने मरे हैं, हम 2 की बात कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं, वहां कम से कम 26-27 मारे गए हैं। 26-27 में से एक प्रोफेसर भी थे जो बच गए थे वहां पर, जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ। उनका नाम था उनका नाम था देवीश भट्टाचार्य। वो बंगाली असम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ये पूरा खत्म होने के बाद, गोलीबारी खत्म होने के बाद, मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्हें कलमा आता था। उनके सर पे बंदूक रखी गई थी, उनसे पूछा गया कि आपको कलमा आता है? उन्होंने पढ़ के सुना दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे कलमा आता था तो मैं बच गया, अगर मुझे भी कलमा नहीं आता तो शायद मैं भी मारा जाता। उन्होंने इस घटना की पूरी टिप्पणी करके बताई थी कि वहां क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। पहले फायर आसमान में करा गया था, दूसरा वहां पर इमीडिएट एक्शन लिया गया था। जो आतंकवादी आए थे वहां पर, उन्होंने तुरंत गोली एक को मारी थी जो वहां पर बिना किसी उसके हुआ था, पूछा नहीं गया था उससे कि उसे कलमा आता था, किस धर्म से था या क्या था। द्विवेदी जी, उनकी जो बीवी थी
उनकी जो वाइफ थी आशियाना, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन जो आतंकवादी आए थे उन्होंने काफी देर तक वहां गोलीबारी करी, वहां कोई नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से बाद में वहां पे लोग जा रहे हैं, अमित शाह तुरंत पहुंचे थे वहां पर, लेकिन अब उनसे वापस तो नहीं मांगा जा सकता। देखिए वहां पे कम से कम 4 से 5 आतंकवादी आए थे, जिनमें से 4 की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उन पे नहीं लिया गया। हालांकि कुछ पर बुलडोजर एक्शन जरूर लिया गया है, उनके घर गिराए गए हैं इन सब पे। तो जो ये सब बताया गया है, इसकी समरी मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि वहां पर बोला गया है कि वहां पे 26 पर्यटक नहीं मारे गए, वहां 26 हिंदू मारे गए। उनमें से एक नेपाली भी थे जो मारे गए हैं, और एक हम इसको बिल्कुल ही रिलीजन के एंगल से नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर उनको बचाने के लिए एक मुस्लिम शख्स भी मारा गया था, आदमी। तो ये पूरा एंगल ही उस टाइम बदल गया था जब लोगों ने कह दिया था कि हिंदू ही मारे गए। देखिए वहां मुस्लिम भी मारा गया था एक, जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे, क्योंकि लोगों का कहना है कि 26 पर्यटक नहीं, 26 टूरिस्ट नहीं, 26 हिंदू मारे गए हैं वहां पर। बिल्कुल जी। बहुत सारा जो नाज़मीन सवाल भूमि ने जो उठाए हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करने का बहुत मन करता है, क्योंकि ये देश का जो मुद्दा है ये हमेशा इसको लिखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। पुलवामा अटैक जैसे कि पढ़ा गया। मुद्दा ये कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है सुरक्षा को लेकर के। आप वहां पहुंचते हैं, उसके बाद ऐसी आतंकी हमला हो जाता है। क्या अब वो वातावरण दोबारा से बहाल करने की जो कोशिश सरकार कर रही है, एक्टर की भी बात करें, बॉलीवुड भी इसमें बहुत कर रहा है, क्या लग रहा है कि इसमें कुछ असर हो पाएगा? क्या वो बहाली दोबारा से हो पाएगी? जो किलकारी जो गूंज रही थी बच्चों की, जो गूंज लोगों की गूंज रही थी पहलगाम। देखिए अंकिता, यहाँ पर जो आपका सवाल है, इस सवाल में एक बात है कि समय बीतेगा सब बदलेगा, और बदलता भी है और बदलेगा भी। और जहां पहलगाम बेसरन घाटी में जो हमला हुआ है, अभी इसको लेकर ये दावा किया जा रहा है लश्कर तैयबा द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी ली गई है, और फिर बात की जाती है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। पूरा जो मामला है, जहां आतंकवादी हमला होता है, जहां 26 लोग मारे जाते हैं, कहीं 28 लोगों की बात की जा रही है, लगभग आंकड़े की बात के आधार पर अगर हम देखें तो मासूम को मारा गया है। उनसे बदला क्या आप पाकिस्तान से लेंगे? पाकिस्तान अगर जिम्मेदारी लेता है तो उसका बदला लेने का अर्थ है कि आपने अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कड़े इंतजाम किए हैं। 2019 में पुलवामा हमला होता है, हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया जाता है, तब हमारी भारत सरकार कहाँ थी? तब भी राजनाथ सिंह पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे। यही पिता का जो सवाल है, पिता ने जो अभी हाल में जो वीडियो सामने आई, कह रहे हैं कि अगर बेटे को एनओसी मिल जाती, अगर स्विट्जरलैंड चला जाता, फिर ये कहते हैं कि भाई कहाँ थी सुरक्षा, काश मेरा बेटा जाता ही ना। क्या कुछ निकलकर सामने आया है पिता के एंगल से? क्या कुछ जो अस्थियां विसर्जित जी बिल्कुल, क्या देखिए वो तस्वीरें आप भूल नहीं सकते। वो एक वीडियो हमारे सामने आता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं उस वीडियो को, जहां एक पिता अपने बेटे की अस्थियों को बहा रहा है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वो क्या दुख होगा, क्या पहाड़ उन पर टूटा होगा कि इकलौता बेटा, और जहां महज 6 ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी, जब वो पहलगाम में पहुंचे थे, तब से लेकर अब तक देखा जाए तो मातम ही मातम नजर आ रहा है। सरकार द्वारा क्या किया जाता है, हम सिंधु जल समझौता रोक देंगे, हम पाकिस्तानी वीजा रद्द कर देंगे, हम पाकिस्तानियों को भारत से निकाल देंगे, लेकिन सवाल ये बन जाता है कि आतंकवादी हमले क्या आप आगे रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? जहां हमला हुआ वहां पर एक मासूम बच्चे ने भी उस घटना का जिक्र किया, जहां उनके जो पिता हैं उन्हें मार गिराया गया। बहुत जरूरी है ये बात बिल्कुल वो ये कहते हुए नजर आते हैं, बच्चा ये कहता है कि मेरे पिता को बिल्कुल मारा गया, और वहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। कोई जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर ना पुलिस है, ना ही बीएसएफ के जवान है, ना ही कोई वहां पर तैनात है। बल्कि ये भी तो देखिए 2000 से ज्यादा के पर्यटक वहां पहुंचे। बिल्कुल यही कहा जाता, हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि भारी तादाद में लोग घूमने आए हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर ना
जाकर वो किसी और जगह भी जा सकते थे। क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाएंगे? अमेरिका से लेकर तमाम अन्य देशों की बात करें तो वो भारत के सहयोग में आता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जहां अपने ही देश में रहकर कई मुस्लिम संगठन जुम्मे की नमाज के बाद काला पट्टा हाथ में बांधकर विरोध करते हैं, जहां पर कारोबारी दुकान बंद करके अपना विरोध करते हैं। विरोध का मकसद है ना सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान बेकसूर है, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान अगर गुनहगार है, पाकिस्तान के जरिए अगर सब कुछ हुआ है, तो हमारे देश में हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्या है? क्योंकि 2019 की बात नहीं करेंगे, इससे पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, इसके बाद पुंछ हमला होता है, उरी हमला होता है, इसको लेकर भी सिर्फ भारत सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। और मेरा सवाल अब हिमांशी को लेकर के है। महज 6 दिन की शादी, और उस शादी के बाद इस तरीके का उसका मातम होना, ताबूत के पास उनको आखिरी विदाई देना, बहुत ही, उस मंजर को मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ क्या कुछ हुआ। आप दर्शकों को बहुत आसान भाषा में वो बताइए, वो लम्हा क्या रहा होगा। देखिए, वो हम नहीं बता सकते, वो बताएगा जिन पर बीता है। कहते हैं कि जिन पर बीता है वही बता सकता है। जहां आखिरी विदाई देते हुए वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी हिमांशी, जहां वो रोते हुए अपने ही आंसुओं के साथ अपने पति को विदाइयां दे रही थी, और विदाई में जहां जय हिंद उनके मुंह से निकलता है, वो बयां करता है कि वो कितना फक्र महसूस कर रही थी अपने पति पर कि वो शहीद हुए हैं। लेकिन अगर वो शहीद वहां अपने ही देशवासियों की सुरक्षा के साथ होते तो ज्यादा गर्व के साथ उनकी विदाई दी जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ निहत्थे आतंकवादी पीछे से हमला करते हैं, ना बिल्कुल उनका नाम पूछा जाता है, जबकि वो चिल्लाती रहती हैं, चीख पुकार होती है। जहां कुछ लोग, जब ये घटना घटती है, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, तो जब वीडियो बनते हैं, इस वीडियो में भी उनकी पत्नी बार बार यही कह रही हैं कि कुछ लोग आए, एक आदमी आया, पीछे से उन्हें गोली मार दी, उन्हें कुछ पता नहीं चला, वो तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, कुछ खाने के लिए आए थे। तो आप सोचिए, आप किसी जगह जा रहे हैं, आप ये देख के नहीं जाएंगे कि कब वहां पर हमला हो जाएगा, आप अपना समय निकाल कर जाएंगे, और कीमती समय और जो वो पल थे, या कहें कि वो जो जिंदगी थी, वो अब तो लौट कर नहीं आएगी अंकिता, और ना ही हम उसको बयां कर पाएंगे। बस इतना ही कहा जाएगा कि हम सब भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जितने भी 26 के 26 लोग मारे गए हैं, और जो परिवार पर बीता है उसको मुआवजा देकर तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ घाव भरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही रह जाता है अंकिता कि सुरक्षा के इंतजाम क्या है? क्या है? सुरक्षा को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है। जरा मैं आपको क्योंकि प्रोग्राम का जो अंत है वो होने वाला है, मैं आपको एक एक करके हर पहलू से रूबरू करवा दूं। विनय नरवाल का जो केस है, क्या कुछ हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, पूरा तकरीबन जो घटना है वो 2 बजे की होती है। 2 बजे जब वो जा रहे थे, वो उस वक्त वहां पर मुलाकात जो उन्होंने की पत्नी के साथ, जब वहां पर बैठे थे घाटी पर, अचानक से आतंकवादी आते हैं, पत्नी से पूछते हैं हिमांशी से कि क्या धर्म है आपका। पति जो है वो बड़े शान से कहते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। उसके बाद क्या होता है, उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती है। जो पत्नी हिमांशी है उनके साथ बातचीत होती है, आतंकवादियों की पूछती है क्या कसूर है, अगर इनको मारा है तो मुझे भी मार दो, मेरी अभी शादी हुई है। वो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। ये पहला एक जो आतंकवादियों का एक प्लानिंग थी कि वो सिर्फ पुरुषों को मारेंगे, बच्चों को नहीं कुछ करेंगे और महिलाओं को कुछ नहीं कहेंगे। आप कह रहे कि अकेले आप चले जाओ। उसके बाद हिमांशी कहती है कि ऑनर मिलना चाहिए, शहीद का जो दर्जा है वो तो मिल गया, लेकिन उन आतंकवादियों का क्या। जो यहाँ पर नाम आ रहा है एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का, ये कहते हैं कि आतंकवादियों का सर जो लेकर के आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम देंगे। मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं, करनाल कहते हैं कि उन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उस पिता की बात भी सुन लेते हैं, आखिर पिता क्या कहते हैं। पिता का कहना है बेटा फाइटर पायलट बनना चाहता था, वो जहाज उड़ाना चाहता था, आकाश में लड़ाई करना चाहता था, देश की रक्षा करना चाहता था। लेकिन ठीक है, उसे नेवी ऑफिसर की नौकरी मिल गई। 128 किलो वजन होता है, लेकिन जो वजन है कम करके जैसे तैसे वो नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो
आर्मी बनने का जो सपना था, जो उनकी एक लगन थी कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है, वही वजह रहती है कि 128 से उनका वजन इतना कम हो जाता है कि वो नेवी ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद पिता के हाथ सिर्फ बेटे का शव लगता है और कुछ नहीं, 26 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। ये दर्दनाक निधन जो पूरा देश कभी भूलेगा नहीं, तस्वीर भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए जो निहत्थे लोगों पर वार करते हैं। उन लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए जो देश की आजादी को खतरे में डालते हैं। उन्हें देखना चाहिए देश में आकर कि भारत वो देश नहीं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लड़ते हैं। जरा देश में आकर के आप देखिए कि यहाँ पर हर कोई एक समान रहता है, एक साथ काम करता है। तब आपको समझ में आएगा कि जो निहत्थे लोगों की आप लोग जान ले रहे हैं, इसका अंजाम कितनी दूर तक होगा, और ये सरकार जवाब आपको जरूर देगी। इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 26 लोगों को जो मारा गया है, जिनके शव मिले हैं, उन 26 लोगों के एक एक शव का, एक एक खून के कतरे का हिसाब भारत सरकार और भारतीय सेना लेकर के रहेगी। ये खुली चेतावनी है। इस रिपोर्ट में इतना है।